नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। सियासत में बहुत सारी बातें की जाती हैं और बहुत सारे सियासतदान अपने आप को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देते हैं क्योंकि जब आवाज़ आती है तो बहुत सारे लोग उनके पीछे चल रहे होते हैं। कुछ लोग अपने जज्बे से बहुत सारे संदेश दे रहे होते हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला अब जेल से रिहा होने के बाद किसानों के बीच जा रहे हैं। पुरजोर तरीके से बहुत सारी आवाज़ों को लेकर वो लोगों को अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले चुनाव को लेकर भी उनके दिल में, उनके जहन में बहुत सारी बातें हैं। किस तरह से वो हरियाणा की सियासत को देख रहे हैं और किस तरह से वो देश की सियासत को देख रहे हैं और किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद सर, एक ऐसी उम्र में आप हैं कि जब बहुत सारे लोग, चाहे वो राजनेता हों चाहे वो आम इंसान हों, अपने घरों पर रहते हैं या फिर कहीं आना जाना नहीं करते। इस उम्र में आकर आप राजनीति में सक्रिय भी हैं और सक्रिय के साथ आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो ये जज्बा, काम करने की आदत है या फिर कोई मकसद है आपके जहन में, आपके दिल में, जो आपने ठान रखा है और उसे पूरा करना है? मेरी केवल एक ही सोच है कि हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करना चाहते हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की एक सोच थी कि आम नागरिक की मूलभूत ज़रूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार के द्वारा किया जाए। ये चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इसके लिए चौधरी साहब ने सारी उम्र संघर्ष किया और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं हम उनको बधाई नहीं दे रहे, उनकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। बधाई के पात्र हैं मेरी पार्टी के कार्यकर्ता जो खुद सारी तकलीफ बर्दाश्त करके तकलीफ ज़दा लोगों को जो संघर्ष में जूझ रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं। चौटाला साहब, आपकी पार्टी किसानों से बिल्कुल कनेक्ट होती है। ताऊ देवीलाल किसानों के मसीहा कहलाए जाते हैं और उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए जो आज भी देश में मिसाल हैं और बहुत सारे राज्यों ने उनके उन प्लान्स को अपनाया भी था। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है किसान आंदोलन के लिहाज से, अभी आपने कुछ दिन पहले कहा था कि अब सरकार इस कृषि कानून को वापस लेगी। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि सरकार इस कृषि कानून को वापस लेगी, जबकि सरकार का कहना है कि हम वापस नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए? प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता और लोग मन बना लें तो फिर चाहे कोई कितनी बड़ी तानाशाही सरकार क्यों ना हो, उसे लोगों की इच्छा के अनुकूल काम करना पड़ेगा। इसलिए मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि इस संघर्ष के सुखद परिणाम निकलेंगे। सरकार को मजबूर होकर के ये कानून विड्रा करने पड़ेंगे। इस सरकार में स्वार्थ की उम्मीद को लेकर के जो लोग जुड़े हैं वो पार्टी छोड़ के भाग जाएंगे, संगठन बिखर जाएगा, चुने हुए नुमाइंदे इन पार्टियों को छोड़ करके संघर्षशील और जुझारू लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे। जब देश एक तरफ होगा तो फिर अल्पमत की सरकार को मजबूरन मध्यावधि चुनाव कराने पड़ेंगे। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम जो कानून लेकर आए हैं ये बहुत अच्छे कानून हैं, किसानों के फ़ायदे के कानून हैं। विपक्ष के नेता किसानों को बरगला रहे हैं, किसानों को बहका रहे हैं और वो किसानों का फ़ायदा नहीं चाहते। आप उस सरकार से एक ही प्रश्न पूछना कि इस कानून की रूपरेखा कांग्रेस की सरकार के वक्त में तैयार हुई थी और कांग्रेस ये कानून लेके आई थी। कांग्रेस की सरकार चली गई, बीजेपी और जजपा की सरकार ने इसका फ़ायदा उठा करके उस कानून को लागू करने का काम किया और जो लोग कानून की परिभाषा लेकर के आए थे वो उस कानून की मदद करने की बजाय लोकसभा से वॉकआउट कर गए और गठबंधन की सरकार को एक अवसर मिल गया
कि विपक्ष की गैर हाजिरी का फायदा उठा करके उन्होंने वो कानून लागू कर दिया। अब लोग जो हैं इस कानून के विरोध में इकट्ठे हुए, लोग जुड़े, और जनता जब मन बना ले तो फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता की आवाज़ को दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप खुद किसानों के बीच में गए, जसपा का आपने जिक्र किया। जसपा के नेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री किसानों के बीच में जा रहे हैं, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम और एक आपका भी नाम। हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करना हमारा ध्येय है, और राजनीति में हम लोगों को सुविधा प्रदान कर सकें, ये हमारी एक सोच है। और इस सोच को क्रियान्वित करने के लिए हम संघर्षशील और जुझारू लोगों के साथ खड़े हैं। हम उनका साथ देंगे, आखिरी सांस तक देंगे, चाहे इसके लिए हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों ना करनी पड़े। आप जिस दिन जेल से रिहा हुए थे, उस दिन आपने बहुत सारे लोगों के बीच एक बात कही थी कि अब मैं पूरे देश में भ्रमण करूंगा, पूरे देश में जाऊंगा, और बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के नीतियों के बारे में लोगों को बताएंगे कि बीजेपी किस तरह से लोगों के साथ गलत कर रही है। एक वक्त में आपने भी बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, सरकार चलाई थी। आज आपको बीजेपी इतनी ख़राब क्यों लगती है? क्या फ़र्क आप देखते हैं? हमने जब उनके साथ मिल करके सरकार बनाई थी और उनके साथ जब हम रहे थे तो उनके कार्यकलापों को बड़ी नज़दीकी से देखा था, और उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जनहित से कोई सरोकार नहीं। ये तो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, सत्ता की आड़ दे करके लूट मचाना इनका ध्येय है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, आप देख रहे हैं कि जितने भी कानून इस सरकार ने बनाए हैं, उन कानूनों के द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा इस देश के चंद बड़े औद्योगिक घराने जो हैं, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी है, अंबानी और अडानी टाइप के जो लोग हैं, वो पैसा उनके पास जाता है और उनसे ये सीधा पैसा ले रहे हैं। आपने एक बात का और जिक्र किया था कि चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, तो क्या चुनाव में आपकी भूमिका रहेगी कुछ, खास तौर से उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में किसी पार्टी का आप समर्थन करेंगे, वोट मांगेंगे? मैं हरियाणा प्रदेश के ही नहीं, समूचे राष्ट्र के एक एक प्रदेश में जाऊंगा, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से मुलाकात करूंगा, और मेरी इच्छा होगी कि मैं सभी लोगों को जोड़ करके एक नया फ्रंट बनाऊं। तीसरा मोर्चा जिस प्रकार 1978 में चौधरी देवीलाल ने बनाया था, हम एक तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे ताकि उस सशक्त मोर्चे की माध्यम से इस सरकार का हम पतन कर सकें। तो साहब, तीसरे मोर्चे की अगर आप बात करें तो उस वक्त में वो कामयाब रहा हो और रहा, लेकिन अब पिछले कई चुनावों से, काफ़ी सालों से देखा जा रहा है कि हमेशा कोशिश होती है तीसरे मोर्चे की, लेकिन कई बार वो सिरे नहीं चढ़ पाता, वो कामयाब नहीं हो पाता, नाकाम हो जाता है। तो इस बार आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप तीसरा मोर्चा बनाएंगे और वो कामयाब होगा और आप सरकार का पतन करेंगे? संघर्षशील और जुझारू लोग जो होते हैं वो परिणाम की चिंता नहीं करते। उनका ध्येय और मकसद जो होता है उसके लिए वो हर सख्त से सख्त कदम उठाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ एक पौधा है। हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। चौधरी साहब की हार्दिक इच्छा रही थी कि देश के लोगों की मूलभूत ज़रूरियात पूरी की जाए। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार के द्वारा किया जाए। हम उसी काम को सरंजाम देने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे।
आपने अपनी पार्टी का जिक्र किया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे आपके ऐसे कार्यकर्ता हैं जो तमाम मुश्किल हालात के बाद भी आपके साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन जेजेपी का गठन हुआ, आप ही से निकल कर वो गए, तो ऐसा है कि जो आपका वोट बैंक था, आपके जो वोटर्स थे वो उस तरफ चले गए। क्या भविष्य में ऐसा कुछ है जो आपको ऐसा लगता है कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर से मजबूत होगी? क्योंकि कमज़ोर तो हुई, अब आपका कोई विधायक भी नहीं है, एक विधायक थे अभय जी, उन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा भी दे दिया। क्या आप ये मान के चलते हैं कि विधायक और एमपी से ही पार्टियां बनती हैं? राजनीतिक पार्टियां लोगों के सहयोग और समर्थन से चलती है। आज मेरे कहने की जरूरत नहीं, उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ खलक नकारा खुदा। आज जनता की जो भावना है उससे मेरे से ज़्यादा आप अवगत हैं। लोग ये मान के चल रहे हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सब में जनहित के कामों में रुचि लेकर के लोगों की भलाई करने वाली पार्टी सिर्फ एक ही है, और उस पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल लोकदल। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सोच केवल एक है कि हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करेंगे। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों को इकट्ठा करके हम तीसरे मोर्चे का गठन करें। हम सफलता और विफलता की चिंता नहीं किया करते। हमारा काम है संघर्ष करना, और संघर्ष के परिणाम हमेशा सुखद निकलते हैं। देश में एक अलग तरह का माहौल है। सरकार का कहना है कि हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, देश की जनता के हित में काम कर रहे हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो सरकार है बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की, इस सरकार के नेताओं का लोग विरोध कर रहे हैं। जहां भी बीजेपी जेजेपी के नेता जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, विधायक सांसद मंत्री जा रहे हैं, लोग उनका विरोध कर रहे हैं। क्या आप इसको सही मानते हैं? आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सत्ता का अनुभव है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं, और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, अपने चुनाव घोषणा पत्र के मुताबिक काम करे और लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे। और जो सरकार इन बातों को सरंजाम देने में विफल हो जाए, उस सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। और लुटेरी सरकार अगर त्याग पत्र देने के लिए तैयार ना हो तो फिर जनता जनार्दन की जिम्मेवारी होती है कि वो लोगों को एकजुट करके आंदोलन करे और संघर्ष के बलबूते पर इस प्रकार की अनैतिक सरकारों का पतन करवाए। आप किसानों की बात कर रहे हैं, आप सरकार की बात कर रहे हैं। आपके विरोधी ये भी कहते हैं कि जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज किसानों की हितैषी है, एक वक्त में इन्होंने भी किसानों के खिलाफ काम किए, कंडेला कांड का जिक्र कर देते हैं। मैं ये नहीं समझ पाया कि आप भी अब तक नहीं समझ पाए कंडेला कांड क्या था और उस कांड में किसान का कहाँ नुकसान हुआ था। ये तो कांग्रेस सरकार की एक साजिश और सोच थी, लोगों में जाने के लिए एक ढोंग रचा था। कंडेला का कोई कांड नहीं था। आज वो सारी खाप जो है वो इस आंदोलन में हमारे साथ है। जाहिर सी बात है कि जब कोई जेल में होता है तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन आम जनता को ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं, प्रभावशाली लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके लिए जेल जैसी नहीं होती, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने किस तरह से उस वक्त को गुजारा है? मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है, और इसके लिए मैं लोगों को पहले भी बधाई दे चुका हूँ, और अब समूचे हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में जाऊंगा कि मेरी गैर हाजिरी में भी मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतना संघर्ष किया जिसकी वजह से संगठन पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हो रहा है। और आज आम आदमी की एक सोच बन गई है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर उनमें कोई दल श्रेष्ठ है तो उस दल का नाम इंडियन नेशनल लोकदल है। अच्छा, जिस तरह से अब ये मौजूदा वक्त चल रहा है, आपको लगता है कि ये जो सरकारें हैं, सरकारें काम कर रही हैं, बात होती है जनहित की, और जनहित को लेकर ही सरकारें सत्ता में आती हैं,
और आपने कई बार ये भी कहा कि अब सरकार जनहित का काम नहीं करे तो फिर जनता को जवाब देना होता है। कृषि कानूनों का अगर हम जिक्र करें, आप किसानों से हमेशा जुड़े रहे हैं, आपकी पार्टी किसानों से जुड़ी रही है, तो कोई हल निकलता नज़र आ रहा है? कुछ हल के कुछ सुझाव हैं? क्योंकि सरकार को लग रहा है कि हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, किसानों को लग रहा है कि बहुत गलत हो रहा है। सरकार ये भी कहती है कि जो लोग इसमें क्या है तो हम बताएं कमी कहाँ पर है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। जनता जनार्दन के संघर्ष का परिणाम आप स्वयं देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया है, इस देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म को मानता है, वो आज इस संघर्ष में हमारे साथ है या नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, किसान अपने मंचों पर राजनेताओं को बोलने से मना कर रहे हैं। कई मंचों पर किसानों ने ऐलान किया कि हम यहाँ से राजनीतिक लोगों को बोलने नहीं देंगे। जिनमें आपके साथ भी ऐसा हुआ, आपको भी नहीं बोलने दिया गया। ये जो फैसले हैं या ये जो तरीके हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हर सोच के लोग इस देश में हैं और ऐसे विघटनकारी तत्व भी हैं जो इस आंदोलन को विफल करने के लिए साजिश और षड्यंत्र रचते रहे। मतलब जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वही लोग साजिश भी कर रहे हैं? नहीं, वो लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरे ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो इस आंदोलन को विफल करने के लिए इस प्रकार की साजिश और षड्यंत्र करते हैं। अखबारों में छपी है, मैंने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी। किसी एक व्यक्ति ने बयान दिया है कि ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे डोंगा मारा जी। इस किस्म की बेसलेस और निराधार बात लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके छोटे भाई हैं चौधरी रणजीत सिंह, मतभेद रहते हैं, राजनीति में बहुत से रहते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका ये कहना था हमारे चैनल पर, उन्होंने कहा था कि जब भी चौधरी साहब के साथ हम बैठते हैं तो फिर हम उनकी बात सुनते हैं, हर एक बात से उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। दुष्यंत चौटाला, जाहिर सी बात है कि वो अलग हो गए हैं, पार्टी अलग हो चुकी है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, लेकिन आप उनके दादा भी हैं। तो क्या जब आप जेल से आए हालचाल पूछते हैं, बातचीत होती है, राजनीति अलग है, एक परिवार का एक खून का रिश्ता अलग होता है? मैं किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र करना राजनीति को अपमानित करना मानता हूँ। जिस दुष्यंत चौटाले का आपने जिक्र किया, उसका दादा चौधरी देवीलाल नहीं था, उसका दादा गौतम था, और गौतम को दादा मान करके उसने उसकी मदद की। और वो जो फर्जी दादा था वो उसको छोड़ के चला गया कि नहीं चला गया? मेरे प्रश्न का जवाब आप दें कि वो फर्जी दादा उसे छोड़ के गया कि नहीं गया? हाँ, नाराज़गी उनकी भी आई। छोड़ गया, उस दल को छोड़ के चला गया। तो राजनीति में तो लोग किस सोच के तहत जाते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कौन कहाँ तक चला जाए। जेल में जब लोग जाते हैं, राजनीतिक लोग जाते हैं आंदोलन के बाद या संघर्ष के बाद, तो उनकी सियासत मजबूत होती है। आप पर आरोप लगे जेबीटी मामले को लेकर, आपको जेल में जाना पड़ा। क्या आपको लगता है कि वो जो वक्त था इसकी वजह से आपकी पार्टी कमज़ोर हुई, नुकसान हुआ बहुत कुछ? मैंने अभी बताया था, दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ कि मेरी गैर हाजिरी में मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुगने उत्साह और जोश के साथ संघर्ष किया और संगठन को पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत किया या नहीं किया। लेकिन दो पार्टी दो फाड़ भी तो हो गई ना, अलग चले गए ना। कुछ स्वार्थी लोग हैं वो चले जाते हैं, वो हर एक पार्टी में से जा रहे हैं। उन्होंने अपने 10 सीटें भी जीतनी, सरकार में शामिल भी हैं। आप दूसरे पार्टी के लोग, दूसरी पार्टियों के लोगों की तरफ भी देखें, वो भी निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। जो गए हैं वो वापस लौटने का प्रयास कर रहे हैं, लौट रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। अच्छा, जो वापस लौटे उनके लिए कोई शर्तें हैं आपकी? राजनीति में कोई शर्त नहीं होती। जो पार्टी की नीतियों से प्रभावित होगा उसके मुताबिक काम करेगा, हम उसका सम्मान करेंगे। हम किसी से कोई द्वेष नहीं रखते। हमारी सोच केवल एक है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार, आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात पूरी हों, और उसके लिए सरकार की जिम्मेवारी है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं, और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले
लोगों की दुख तकलीफ को दूर करने का काम करें। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पर जो कोई आकर के दरख्वास्त देगा उसका काम किया जाएगा। मुझे एक दफ़ा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और मैं अपने एक मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं गया वो सड़क मुख्यमंत्री निवास के आगे से निकल रही थी। मैंने गाड़ी रोक करके देखा कि मुख्यमंत्री निवास की वो खिड़की सूनी पड़ी है। मैंने लोगों से पूछा, भाई ये खिड़की तो सूनी पड़ी है। तो लोगों ने ये कहा कि किसी का कोई काम नहीं होता है, बहकावा करते हैं, लोग निराश हैं, हताश। हमने उससे एक बात सीखी कि जब लोगों ने हमारी सरकार बढ़ाई, चाहे वो अल्पमत की सरकार थी, लेकिन हमने उस नीति को बदल दिया। हमारे राज्य में लोग सरकार के पास नहीं जाते थे, सरकार लोगों के पास जाती थी। और सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत मैं हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में जाता था, हर वर्ष जाता था, और गांव के लोगों की तरफ से जो मांग रखी जाती थी उसे हाथ की हाथ पूरी करता था या नहीं करता था। फर्क है, एक अंतर है। उस अंतर को लोग समझ रहे हैं और आज लोग महसूस कर रहे हैं कि लोगों के हितार्थ अच्छे कामों में करने में सक्षम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही है। और इसलिए विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कि आपका बहुत लंबा अरसा राजनीति में गुजरा है, राजनीतिक परिवार, फिर उसके साथ आप खुद बहुत सक्रिय रहे हैं और अभी तक सक्रिय हैं। देश में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी एक अपनी छवि है, उनका एक अपना ऑरा है। क्या आपको लगता है कि देश में ऐसा ही कोई और नेता मजबूती के साथ आगे आए, या किसी जो आपको नज़र आ रही हैं पार्टियां, उनमें से आप भी हो सकते हैं, तो कोई ऐसा नेता है जो दमखम के साथ एक और पहचान बने, मजबूती के साथ नजर आए, जिसके पीछे सब चल सकें? मैंने अभी ये बात बताई थी आपको, आपने या तो सुनी नहीं या जान के उसको टाल रहे हैं। मैंने कहा था कि अब मैं जेल से रिहा हुआ हूँ और मैं हर प्रदेश में जाऊंगा, हर एक राजनीतिक पार्टी के लोगों से मुलाकात करूंगा और सबको वैचारिक तौर पर इस बात के लिए सहमत करूंगा कि हम एक तीसरा मजबूत धड़ा बनाएं, तीसरा फ्रंट बनाएं, तीसरा मोर्चा बनाएं। क्योंकि आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारों से लोग परेशान हैं, दुखी, दोनों से तंग आ चुके हैं। एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जब भी चुनाव होते हैं हमारे देश के कुछ राज्यों में या पूरे देश में, तो चुनाव से पहले कई महीनों पहले तक मुद्दों की बात होती है कि किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत से मुद्दे होते हैं। चुनाव आते आते एक ऐसा माहौल है अब आजकल कि फिर धर्म और जात ज़्यादातर ये सक्रिय रहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आपकी जिम्मेवारी है कि राजनीतिक लोगों से बातचीत करके आप उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाएं आपकी कलम के माध्यम से। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, मैंने बताया तो है कि इस संघर्ष का एक सुखद परिणाम ये निकला है कि हर मज़हब और धर्म को मानने वाले हर जाति के लोग आज इस संघर्ष में शामिल हैं। यहाँ जात पात की बात नहीं है, धर्म और मज़हब की बात नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर जुड़ी हुई है और आज किसान की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय है। किसान का उत्पादन मंडियों में जाता है और सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्यों पर सरकार खरीद नहीं रही है, और कहीं थोड़ा बहुत किसी का बिक जाए तो उसकी पेमेंट नहीं हो रही। इससे ज़्यादा दुखदायी बात और क्या हो। सारे सवालों के जवाब आपने दिए। कोई और बात जो आपके जहन में है, आपको लगता है कि इस वक्त जनता के बीच में जानी चाहिए, आपके दिल की कोई बात राजनीति को लेकर, समाज को लेकर? मेरी एक ही सोच है जो मैंने बताई, मैं उसको फिर दोहरा रहा हूँ कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के लिए
आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात पूरी करने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को अपना हम ख्याल बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और फिर जनतांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। इन लुटेरी सरकारों का पतन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो के सुप्रीमो, जेल से रिहा होने के बाद वो और ज़्यादा एक्टिव हैं और अब उनका एक मकसद ये है, जिसका उन्होंने बार बार जिक्र किया, कि अब एक तीसरा फ्रंट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे वो, और उसके लिए पूरे देश में जाएंगे और जितने भी विचारधारा एक साथ नज़र आएंगी उनको लेकर सरकार जिस तरह से काम करे, उनका मानना है कि सरकार जनता के खिलाफ है और ऐसी सरकार को ख़त्म करने का काम करेंगे। बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं सियासत में जिनको समझना होता है। आप तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। नमस्कार।